हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब प्लेटफॉर्म और नर्सिंग एकेडमी पे। आज हम इस कैप्सूल सीरीज के दूसरे लेक्चर के साथ आपके साथ मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नियोनेटल हाइपोथर्मिया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्सिंग एग्जाम्स के लिए और नर्सिंग बैच के लिए भी। जो आप अभी पीडिया के चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी नर्सिंग परस्यू कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो नर्सिंग कर चुके हैं, नर्सिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है कैप्सूल सीरीज। इसमें हम डेली एक नए वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ते हैं और उस पर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो आज की वीडियो हमारी रहने वाली है नियोनेटल हाइपोथर्मिया। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका मतलब क्या होता है। यदि हम इसके मीनिंग की बात करें नियोनेटल हाइपोथर्मिया की, तो नियोनेटल का मतलब होता है हमारा न्यूबॉर्न। क्या होता है? न्यूबॉर्न होता है। न्यूबॉर्न मतलब वो बच्चा जो अभी हाल में ही पैदा हुआ हो, अभी हाल में ही जिसका जन्म हुआ हो, उसे हम नियोनेटल या न्यूबॉर्न बोलते हैं या नियोनेट्स बोलते हैं। यदि हम हाइपोथर्मिया की बात करें तो आप सभी को पता ही होता है कि हाइपोथर्मिया का मतलब होता है टेम्परेचर का नॉर्मल रेंज से फॉल डाउन कर जाना। क्या कर जाना? फॉल डाउन करना जाना। तो इस वीडियो में हम इस नियोनेटल टॉपिक के बारे में फुल डिस्कशन करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम देखेंगे, इसके कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस कंडीशन को क्रिएट करने के लिए। इसके हम मैनेजमेंट की बात करेंगे, इसकी स्टेज की बात करेंगे, वो कौन से मेथड्स होते हैं जो बच्चे में हीट लॉस को प्रमोट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कुछ प्रिवेंशन पे भी हम डिस्कशन करेंगे, और अलग से वार्म चेन की जो वीडियो है, इसमें एक वार्म चेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो इंटरलिंक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम बच्चे का प्रिवेंशन करते हैं हाइपोथर्मिया का। तो वो हम एक नेक्स्ट वीडियो के में मिलेंगे, क्योंकि वो एक डिटेल में डिस्कशन होगी वार्म चेन के बारे में और प्रिवेंशन के बारे में। इस वीडियो में हम मैनेजमेंट तक पढ़ेंगे और पूरा मैनेजमेंट तक 1 बाय 1 स्टेप पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, नियोनेटल हाइपोथर्मिया क्या होती है। तो यदि नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें, नॉर्मल रेंज की बात करें, यदि बच्चे के नॉर्मल टेम्परेचर रेंज की बात करें हम, तो 36.5 डिग्री सेल्सियस से 37.5 डिग्री सेल्सियस तक नॉर्मल टेम्परेचर रेंज होता है। क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर रेंज होता है। यदि हाइपोथर्मिया की कंडीशन बात करें, हाइपोथर्मिया तो 36.5 डिग्री सेल्सियस से यदि लेस देन टेम्परेचर हो जाता है बेबी के अंदर, तो उस कंडीशन को हम हाइपोथर्मिया कंडीशन बोलते हैं। और यदि यही हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दो पैरामीटर्स होते हैं टेम्परेचर को मेनली दो पैरामीटर यूज होते हैं टेम्परेचर को एसेस करने के लिए, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। इन दोनों में जो नॉर्मल टेम्परेचर रेंज होती है नियोनेटल की, किसकी? नियोनेटल की, वो ये होती है। और यदि टेम्परेचर इससे फॉल डाउन कर जाता है 36.5 डिग्री सेल्सियस से, तो उस कंडीशन को हम नियोनेटल हाइपोथर्मिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं वो कौन से फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? वो कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रमोट करते हैं नियोनेटल हाइपोथर्मिया की। आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले नियोनेटल को क्या बोला जाता है? नियोनेटल हाइपोथर्मिया को साइलेंट किलर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है साइलेंट किलर? आप यहाँ देख सकते हैं साइलेंट किलर लिखा हुआ है। ऐसा क्यों बोला जाता है नियोनेटल हाइपोथर्मिया को? क्योंकि नियोनेटल हाइपोथर्मिया बहुत ही डेंजरस होती है बेबी के लिए। जब एक बार टेम्परेचर फॉल डाउन करने लगता है, यदि उसको इसेंशियल केयर प्रोवाइड नहीं किया जाए, उसे यदि थर्मल प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं किया जाए, तो उसका टेम्परेचर फॉल डाउन करने लगता है और ये बहुत ही डेंजरस होता है। इसीलिए इसका मैनेजमेंट, इसका एसेंशियल नियोनेटल केयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही एसेंशियल होता है नियोनेटल केयर। तो इसीलिए इसको साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और हर जगह पूछा जाता है, और ये आपको जानना चाहिए कि हाइपोथर्मिया क्या होता है। साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है नियोनेटल हाइपोथर्मिया। हाइपरथर्मिया नहीं, हाइपोथर्मिया की हम बात कर रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरी चीज, यदि जो नियोनेटल हाइपोथर्मिया होती है वो एक कॉज है किसका? नियोनेटल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी के इंक्रीज में। ये जो मोर्टिलिटी रेट होती है, मॉर्बिडिटी रेट होती है नियोनेटल की, उसके इंक्रीज का जो मेन रीजन है वो नियोनेटल हाइपोथर्मिया को माना जाता है। तो ये सारी बातें थी नियोनेटल हाइपोथर्मिया के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में कि नियोनेटल हाइपोथर्मिया क्या होती है। अब हम बात करते हैं इसके वो फैक्टर्स या वो पैथोफिजियोलॉजी, फैक्टर्स या पैथोफिजियोलॉजी जो प्रमोट करते हैं किसको? हाइपोथर्मिया को। फैक्टर्स या
पैथोफिजियोलॉजी। तो पहले फैक्टर की बात करें तो प्री टर्म बेबी, किसको माना जाता है? प्री टर्म बेबी को। प्री टर्म क्या होता है? वो बच्चा जो अपने गेस्टेशन पीरियड को पूरा किए बिना ही पैदा हो गया। बिफोर 37 वीक ऑफ गेस्टेशन पीरियड के पहले जो बच्चा पैदा होते हैं उनको प्री टर्म बोला जाता है। उनका जो वेट होता है और साइज होता है रिलेटिवली कम होता है एक नॉर्मल बेबी के। यदि उनका साइज और वेट कम होगा तो उनके अंदर क्या होगा? लार्ज सरफेस एरिया होगा। क्या होगा? लार्ज सरफेस एरिया। और ये लार्ज सरफेस एरिया क्या काम करेगा? ये हीट लॉस को बढ़ा देगा। लार्ज सरफेस एरिया पर यूनिट बॉडी वेट, और ये हीट लॉस को बढ़ा देगा। ये हीट लॉस को बढ़ा देगा। यदि बच्चे में हीट लॉस ज्यादा होगी तो हाइपोथर्मिया कंडीशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड पॉइंट देखें, यदि बच्चा प्री टर्म है तो लेस सबक्यूटेनियस टिश्यू होगा। क्या होगा? लेस सबक्यूटेनियस टिश्यू होगा। यदि लेस सबक्यूटेनियस टिश्यू होगा तो बच्चे के अंदर थर्मल प्रोटेक्शन एब्सेंट होगा। क्या होगा? थर्मल प्रोटेक्शन। क्यों? क्योंकि सबक्यूटेनियस टिश्यू का काम करता है थर्मल प्रोटेक्शन होता है। यदि हमारे अंदर कम सबक्यूटेनियस टिश्यू होगा तो थर्मल प्रोटेक्शन की प्रोसेस कम हो जाएगी, क्योंकि सबक्यूटेनियस टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होता है? थर्मल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। यदि थर्मल प्रोटेक्शन हमें नहीं मिलेगा तो बच्चा किस में चला जाएगा? हीट लॉस में चला जाएगा। यदि हीट लॉस होगा तो क्या होगा? हाइपोथर्मिया की कंडीशन पाई जाएगी। किसकी कंडीशन पाई जाएगी? हाइपोथर्मिया की कंडीशन। यदि हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, यदि बच्चा प्री टर्म या लो बर्थ वेट, एलबीडब्ल्यू का यहाँ क्या मतलब है? लो बर्थ वेट बेबी। क्या है? लो बर्थ वेट बेबी मतलब वो बच्चा जिसका वेट कम हो। कितने से कम हो? इसकी नॉर्मल रेंज होती है 2500 ग्राम, 2500 ग्राम से यदि उसका वेट कम है तो वो बच्चा क्या कहलाता है? एलबीडब्ल्यू कहलाता है। और प्री टर्म क्या कहलाता है? 37 वीक गेस्टेशन पीरियड से कम का बच्चा हो तो उसको क्या बोलते हैं हम? प्री टर्म बेबी बोलते हैं। इन दोनों बच्चों में लेस सबक्यूटेनियस टिश्यू पाया जाता है। इन दोनों बच्चों में लार्ज सरफेस एरिया होता है क्योंकि इनकी साइज रिलेटिवली छोटी होती है। यदि हम थर्ड पॉइंट की देखें तो बैट की, किसकी? बैट की। बैट का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू का काम क्या होता है? ब्राउन एडिपोज टिश्यू हमारे अंदर साइट ऑफ हीट प्रोडक्शन का काम करती है। यहीं पे हीट प्रोडक्शन पाई जाती है, उसकी साइट होती है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस हीट प्रोडक्शन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नॉन सिवरिंग थर्मोजेनेसिस। इस प्रोसेस को नाम याद रखिएगा। इस बच्चे के अंदर क्या बोलते हैं? नॉन सिवरिंग थर्मोजेनेसिस। और ये बच्चे के अंदर एब्सेंट पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो बैट होता है वो बच्चे के अंदर लैक करता है। ये जो बैट होती है ब्राउन एडिपोज टिश्यू बच्चे के अंदर लैक होती है। यदि बच्चे के अंदर लैक होगी तो नॉन सिवरिंग, क्या? नॉन सिवरिंग थर्मोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं पाई जाएगी। नॉन सिवरिंग थर्मोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं पाई जाएगी बच्चे के अंदर। नॉन सिवरिंग थर्मोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं पाई जाएगी, जिसके वजह से बच्चे के अंदर हाइपोथर्मिया की कंडीशन क्रिएट होगी। अब ये प्रोसेस कैसे होती है मैं आपको समझाता हूं एक बार डिटेल में कि यदि बैट की लोकेशन क्या होती है? ये लोकलाइज्ड टिश्यू होते हैं। इनकी लोकेशन होती है नैप ऑफ द नेक, एड्रिनल ग्लैंड, स्कैपुलर रीजन। ये सारी लोकेशन होती हैं। यहाँ पे बिहाइंड द शोल्डर, ये सब चीज़ों पे आपका ब्राउन एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। और ब्राउन एडिपोज टिश्यू साइट ऑफ हीट प्रोडक्शन का काम करता है। यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। यदि ब्लड सर्कुलेशन होता है तो हीट का ट्रांसफर आपके ब्लड में होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। लेकिन बच्चे के अंदर ये लैक करता है। यहाँ पे आपको मैंने अभी समझाया कि बच्चे के अंदर बीएटी नहीं होता है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू, या इसको ब्राउन फैट के नाम से भी जानते हैं। ये बच्चे के अंदर नहीं होता है। मतलब नॉन सिवरिंग थर्मोजेनेसिस मैकेनिज्म बच्चे के अंदर लैक करती है, जिसकी वजह से बच्चा हाइपोथर्मिक कंडीशन में जाने के चांस ज्यादा होते हैं। अब कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें, ये तो मेन रीजन हो गया, पैथोफिजियोलॉजी हो गई, जिसकी वजह से बच्चा हाइपोथर्मिक कंडीशन में जाता है। यदि हम मेन इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, जैसे कि हम पहले इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो केयर की, लैक ऑफ केयर।
लैक ऑफ केयर, बच्चे के अंदर क्या होता है, लैक ऑफ केयर। यदि इसको नियोनेटल केयर प्रोवाइड नहीं की जाती है, जैसे उसे वार्म क्लोथ नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं, उसके सराउंडिंग टेम्परेचर को मेंटेन नहीं किया जाता है, उसे ठंडी चीजों से बचाया नहीं जाता है, तो वो एक रिस्पॉन्सिबल होता है हाइपोथर्मिक कंडीशन के लिए। यदि दूसरी चीज की देखें तो लेबर रूम का टेम्परेचर, किसका, लेबर रूम का टेम्परेचर, लेबर रूम का टेम्परेचर यदि मेंटेन नहीं है, कितना, 25 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस, यदि उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोथर्मिक कंडीशन में जाने के चांसेस, उसको इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर काउंट करेंगे, ये फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं हमें हाइपोथर्मिक कंडीशन क्रिएट करने के लिए। तीसरी चीज की बात करें तो यदि लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ केयर की बात करते हैं, यदि मदर या पेरेंट्स के द्वारा या हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा केयर की लैक की जाती है, बच्चे की केयर नहीं की जाती है, उसे ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराया जाता है, केएमसी प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, कंगारू मदर केयर को, तो ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं हाइपोथर्मिया के बारे में। अब हम बात करते हैं स्टेज की हाइपोथर्मिया के। यदि हम स्टेज की बात करें तो हाइपोथर्मिया कितने स्टेज होते हैं, हाइपोथर्मिया के मेनली हमारे पास 3 स्टेज होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 स्टेज बताए गए हैं, माइल्ड हाइपोथर्मिया, मॉडरेट हाइपोथर्मिया और सीवियर हाइपोथर्मिया। ये 3 स्टेज होते हैं हाइपोथर्मिया के। पहले स्टेज की बात करें तो इसका जो टेम्परेचर रेंज होता है, इसका क्या होता है, टेम्परेचर रेंज, वो 36 से 36.4 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि इसके अंदर टेम्परेचर रहता है तो उस बच्चे को हम माइल्ड हाइपोथर्मिया के अंदर रखते हैं। यदि हम मॉडरेट की बात करें तो इसका जो टेम्परेचर रेंज होता है वो 32 टू 35.9 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अंदर यदि बच्चा फॉल डाउन करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडरेट हाइपोथर्मिया बोलते हैं। यदि हम बात करें सीवियर की तो इसका जो टेम्परेचर रेंज होता है वो लेस देन 32 डिग्री सेल्सियस होता है। ये 3 टेम्परेचर रेंज होते हैं जिनके बेसिस पे हम स्टेजेस ऑफ हाइपोथर्मिया को क्लासिफाई करते हैं। अब हम बात करते हैं इनके साइन एंड सिम्टम की। वो क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं जिसको बच्चे को हम टच करके या फील करके बता सकते हैं कि बच्चा किस स्टेज में है। तो हम पहले की बात करते हैं माइल्ड की। तो बच्चे का जो ट्रंक होगा, बच्चे का ट्रंक वार्म होगा। क्या होगा, बच्चे का ट्रंक वार्म होगा, बट उसकी एक्सट्रीमिटीज क्या होंगी, कोल्ड होंगी। ये बात याद रखिएगा कि यदि जो मॉडरेट होगा बच्चे को फील करेंगे, एक्सट्रीमिटीज मतलब उसके लेग्स और फीट को, हैंड्स को फील करेंगे तो वो कोल्ड होंगी, लेकिन उसका जो ट्रंक होगा वो वार्म होगा। यदि हम मॉडरेट की बात करते हैं तो उसकी जो ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज दोनों हैं वो क्या होंगी, कोल्ड पाई जाएंगी, टच करने पे क्या होंगी, कोल्ड होंगी, दोनों ही कोल्ड होंगी। बच्चा इसमें लिथार्जी भी फील कर सकता है। क्या फील कर सकता है, बच्चा लिथार्जी भी फील कर सकता है, और उसको हम फास्ट ब्रीदिंग भी करते हुए देख सकते हैं, फास्ट ब्रीदिंग भी कर सकता है बच्चा। ये 3 चीजें मॉडरेट में पाई जा सकती हैं। यदि हम सीवियर की बात करें तो इसमें भी बच्चा का जो ट्रंक है और एक्सट्रीमिटीज है वो कोल्ड होंगी, जो ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज है वो क्या होंगी, कोल्ड होंगी। बच्चा इसमें भी लिथार्जी फील कर सकता है, बच्चे के अंदर ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है। सीवियर में क्या, बच्चे के अंदर ब्लीडिंग भी देखने को हमें मिल सकती है। तो ये हमारे 3 स्टेज थे हाइपोथर्मिया के, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अब हम बात करते हैं असेसमेंट ऑफ टेम्परेचर की। बच्चे के अंदर टेम्परेचर का असेसमेंट कैसे करते हैं। बच्चा एक नियोनेटल बॉर्न है, उसका हम टेम्परेचर कैसे असेस करेंगे। तो मेनली 3 रूट्स डिफाइन किए गए हैं। टेम्परेचर के कितने रूट्स डिफाइन किए गए हैं, 3 रूट्स मेनली होते हैं असेसमेंट के। पहले रूट की बात करें तो एक्सिलरी रूट है। क्या है, एक्सिलरी रूट। ये सबसे सेफेस्ट एंड नो रिस्क ऑफ इंजरी, इसमें कोई भी इंजरी के चांसेस नहीं पाए जाते हैं इस रूट में, एक्सिलरी टेम्परेचर में। किसमें, एक्सिलरी टेम्परेचर में। ये सबसे सेफेस्ट मेथड होता है। तो इसके हम यदि पहले पॉइंट को देखें तो क्या होता है, ये सबसे सेफेस्ट होता है, सबसे सेफेस्ट होता है। इसमें नो रिस्क ऑफ इंजरी होती है। क्या होती है, नो रिस्क ऑफ इंजरी होती है। इसमें नॉर्मल प्रोसेस वही होती है जैसे हम एडल्ट में करते हैं। थर्मामीटर के हम बल्ब को लेते हैं, उसके बल्ब को हम क्लीन करते हैं और हम ड्राई एक्जिला में प्लेस करते हैं और टेम्परेचर को एसेस करते हैं। हम सेकेंड रूट की बात करें तो उसे हम रेक्टल टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टल टेम्परेचर बोलते हैं। रेक्टल टेम्परेचर में क्या है,
कि बच्चे का जो टर्म बेबी है इसमें दो कंडीशन आ जाती है, टर्म और प्री टर्म। तो जो टर्म बेबी है उसमें हम जो थर्मामीटर का बल्ब होता है उसको हम 3 सेंटीमीटर तक इंसर्ट करते हैं। लेकिन यदि बच्चा प्री टर्म है, मतलब उसका गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होने के पहले ही वो जन्म ले लिया है, तो उसमें हम सिर्फ 2 सेंटीमीटर ही इंसर्ट करते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह पूछा जाता है कि यदि हम टर्म में भी है तो उसे 3 सेंटीमीटर इंसर्ट करेंगे, यदि प्री टर्म में भी है तो उसे हम सिर्फ 2 सेंटीमीटर इंसर्ट करेंगे। रेक्टल टेम्परेचर को हम कोर टेम्परेचर भी मानते हैं। क्या मानते हैं? कोर टेम्परेचर भी। क्यों मानते हैं? क्योंकि ये सबसे एक्यूरेट होता है, सबसे ज्यादा एक्यूरेट टेम्परेचर देता है। तो कौन देता है? रेक्टल टेम्परेचर देता है। यदि हम बात करते हैं थर्ड की, तो थर्ड का स्किन टेम्परेचर होता है। इसके कुछ कंट्राइंडिकेशंस भी होते हैं कि कब हम एक्सिलरी टेम्परेचर नहीं ले सकते हैं, कब रेक्टल टेम्परेचर नहीं ले सकते हैं, कब स्किन टेम्परेचर नहीं ले सकते हैं। ये आपको वाइटल साइन के अंदर देखने को मिल जाएगा, कंट्राइंडिकेशन एंड इंडिकेशन, कब हम टेम्परेचर ले सकते हैं, कौन किस कैटेगरी में, और कब नहीं ले सकते हैं, और प्रोसीजर क्या होता है। इसकी डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। यदि हम बात करते हैं स्किन टेम्परेचर की, तो इसके अंदर एक डिवाइस होती है थर्मिस्टर नाम की। उसमें जो बेबी का अपर एब्डोमेन है, क्या है? अपर एब्डोमेन है, उससे हम कनेक्ट कर देते हैं। तो जो टेम्परेचर है वो एक पैनल पे शो कर देता है, एक पैनल लगा रहेगा, उसके अंदर टेम्परेचर आपका थ्रू द सेंसिटिविटी शो कर देगा कि बच्चे का टेम्परेचर क्या है। तो ये 3 मेथड्स हैं हमारे असेसमेंट ऑफ टेम्परेचर की। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो बच्चे की यदि हम मैनेजमेंट की बात करें तो बच्चे के मैनेजमेंट भी 3 तरह से होता है। स्टेज के अकॉर्डिंग क्या होता है? बच्चे के अंदर मैनेजमेंट होता है। तो हमारे पास स्टेज हमने अभी कितना पढ़ाया था? माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। क्या पढ़ाया था? माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, ये 3 स्टेज पढ़ाया था। इन्हीं के अकॉर्डिंग इनका मैनेजमेंट किया जाएगा। यदि माइल्ड है, मॉडरेट है और सीवियर है, तो तीनों के अंदर हम सबसे पहले बच्चे को क्या प्रोवाइड करेंगे? वार्मर प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे? वार्मर। वार्मर या इलेक्ट्रिकल बल्ब। इससे क्या करते हैं, जो लेबर रूम होता है या जो बर्थ रूम होता है बच्चे का, उसके टेम्परेचर को हम मेंटेन करते हैं अप टू 25 टू 28 डिग्री सेल्सियस। तो ये वार्मर प्रोवाइड करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? हम बच्चे को वार्मर प्रोवाइड करते हैं, जिसका काम होता है लेबर रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करना 25 टू 28 डिग्री सेल्सियस तक। सेकेंड है कि हम उसको केयर प्रोवाइड करते हैं। केयर प्रोवाइड करेंगे, तीनों चीज़, या माइल्ड हो या मॉडरेट हो या सीवियर हो, तीनों में हम वार्मर प्रोवाइड करेंगे और टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। इसमें भी हम वार्मर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जब सीवियर में हम वार्मर प्रोवाइड करेंगे तो उसके टेम्परेचर को सबसे पहले कहाँ तक ले जाते हैं? फर्स्ट टाइम 34 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं, फिर हम नीचे लाते हैं टेम्परेचर को। ऐसे ही हम उसको टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। सबसे पहले कहाँ तक ले जाते हैं? 34 डिग्री सेल्सियस। किस केस में? सीवियर की कंडीशन में। यदि सीवियर हाइपोथर्मिया है तो उसके टेम्परेचर को हम 34 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं। इसमें भी हम केयर प्रोवाइड करेंगे, इसमें भी हम केयर प्रोवाइड करेंगे। यदि हम मॉडरेट की बात करें और माइल्ड की बात करें, तो माइल्ड के अंदर हम बच्चे को क्या करते हैं? KMC प्रोवाइड करते हैं, मतलब स्किन टू स्किन डायरेक्ट कांटेक्ट करा के हम उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, जो टेम्परेचर को इंक्रीज करने का काम करता है। क्यों करता है? यदि बच्चे के अंदर फीडिंग जाएगी, डाइजेशन की प्रोसेस होगी, और डाइजेशन की प्रोसेस होगी तो डाइजेशन क्या करता है? हीट ऑफ प्रोडक्शन करता है। यदि हीट का प्रोडक्शन होगा तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। इसलिए हम इसको KMC की प्रोसेस कराते हैं। कंगारू मदर केयर, इसके भी बारे में हम एक डिटेल वीडियो में डिस्कशन करेंगे आगे। कंगारू मदर क्या होती है, इसका प्रोसीजर क्या होता है। इसके बाद बात करते हैं, इसमें भी KMC कराएंगे, इसमें भी KMC कराएंगे। इसके बावजूद भी यदि माइल्ड ट्रीट नहीं होता है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखता है, तो उसे हम मॉडरेट हाइपोथर्मिया के कंसीडर करेंगे। यदि मॉडरेट हाइपोथर्मिया में हम लास्ट चीज क्या करते हैं? हम विटामिन K का इंजेक्शन देते हैं। विटामिन K का इंजेक्शन देते हैं, IV रूट से दिया जाता है, और इसका जो डोज होता है वो बच्चे के वेट पे डिपेंड करता है। बच्चे का वेट कितना है उसके अकॉर्डिंग इसका रूट डिसाइड होता है। यदि हम बात करें सीवियर की, तो सीवियर में हम विटामिन K तो देंगे ही देंगे। विटामिन K इंजेक्शन हम उसको देंगे ही देंगे IV के थ्रू। उसके साथ साथ हम इसको IV फ्लूइड भी देते हैं। क्या देते हैं? IV फ्लूइड। डेक्सट्रोज दिया जाता है। क्या दिया जाता है? IV फ्लूइड, डेक्सट्रोज दिया जाता है।
ये 3 मैनेजमेंट थे हाइपोथर्मिया के, वार्मर प्रोवाइड करना, केयर प्रोवाइड करना, ब्रीस्ट फीडिंग कराना, मदर टू मदर डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराना, ठीक है, और विटामिन के का इंजेक्शन प्रोवाइड करना, आईवी फ्लूइड बोलस देना उसको, ये सारे मैनेजमेंट थे, ठीक है। रूम के टेम्परेचर को मैनेज करना जो सराउंडिंग के टेम्परेचर है। अब हम बात करें उन मेथड्स की जिनके वजह से हीट लॉस होता है। क्या होता है? जिनके वजह से हीट लॉस होता है। बच्चे के अंदर हीट लॉस कैसे होता है? बच्चे के अंदर हीट लॉस की बात करें तो मेनली 4 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? 4 मेथड होते हैं। सबसे बात करें पहले रेडिएशन की। किसकी? रेडिएशन की। तो रेडिएशन एक लॉस ऑफ हीट है, एक मेथड है जिसके थ्रू बच्चे के अंदर हीट लॉस हो सकती है। वो सारे कोल्ड ऑब्जेक्ट्स जो बच्चे के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं, बट सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, जैसे लेबर रूम की वॉल हो गई, टेबल्स हो गई, चेयर्स हो गई, वो जो कोल्ड्स हैं, कोल्ड ऑब्जेक्ट हैं, कोल्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके अंदर क्या होता है? हीट का ट्रांसमिशन होता है। हीट का ट्रांसमिशन होता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेडिएशन बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है बेटा कंडक्शन। क्या आ जाता है? कंडक्शन। कंडक्शन में हम क्या करते हैं? इसमें भी हीट का ट्रांसफर होता है, बट इसमें जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, कोल्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा। बच्चे के क्या होगा? डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा। ये आपका कंडक्शन प्रोसेस कहलाती है। उसके बाद आती है कन्वेक्शन प्रोसेस। क्या आती है? कन्वेक्शन प्रोसेस। कन्वेक्शन प्रोसेस में क्या होती है? जो एयर ड्राफ्ट होती हैं, जो कोल्ड एयर ड्राफ्ट होती हैं, जो बच्चे की स्किन को टच करके जाती हैं, उसमें भी हीट का ट्रांसफर होता है और उसके वजह से भी हीट लॉस होता है। बच्चा हाइपोथर्मिया में जाने के चांसेस होते हैं। उस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन बोलते हैं। उसके बाद आ जाती है बेटा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके स्किन पे एमनोटिक फ्लूइड होता है और उसका इवेपोरेशन होता है सराउंडिंग एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में। उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं और उसके वजह से भी बच्चे के अंदर हीट लॉस होती है। तो ये मेन 4 प्रोसेस थी जिसके वजह से बच्चे के अंदर हीट लॉस होती है। अब बात करते हैं यदि प्रिवेंशन की, तो मेनली बच्चे को हम प्रिवेंट करते हैं हाइपोथर्मिया से थ्रू द वार्मर, थ्रू द केयर प्रोवाइड, कंगारू मदर केयर करके, ब्रेस्ट फीडिंग करके, विटामिन के का इंजेक्शन देके, या उसको डेक्सट्रोज सोल्यूशन प्रोवाइड करके आए बोलस के थ्रू। ये सारे प्रिवेंशन होते हैं। और एक प्रिवेंशन होता है वार्म चेन। वार्म चेन एक प्रोसीजर है, इंटरलिंक प्रोसीजर है। ये सारे 10 इंटरलिंक प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू बच्चे के हम टेम्परेचर को मैनेज करते हैं। ये वार्म चेन एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, अपने आप में बहुत ही एक डीप मीनिंग रखता है, इसलिए हम इसको एक अलग वीडियो में कवर करेंगे, एक डिटेल एनालिसिस के साथ कवर करेंगे। तो जो प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया है उसके लिए हम एक नया वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको एकदम डिटेल में समझाएंगे कि एक बच्चे का प्रिवेंशन करना क्यों जरूरी होता है और कितना जरूरी होता है। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। हमने आज डिस्कशन किया हाइपोथर्मिया क्या होता है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, इसके टेम्परेचर के क्राइटेरिया क्या होती है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर की इसके स्टेज की बात की हमने। इसके हमने असेसमेंट की बात की कि 3 मेथड्स होते हैं असेसमेंट की, एक्सिलरी, रेक्टल और स्किन टेम्परेचर। इसमें हमने बात की कि जो रेक्टल होता है उसको कोर टेम्परेचर माना जाता है। उसके बाद हमने बात की कि मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। उसके बाद हमने बात की कि मेथड ऑफ हीट लॉस क्या होता है। 4 मेथड बताया हमने, रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन और इवेपोरेशन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको इस वीडियो से कोई भी क्वायरीज हो, कोई भी डाउट हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और ये सीरीज आपको डेली आपके नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए, आपको एक बेहतर और अच्छा स्टूडेंट बनाने के लिए और आपके एग्जाम में हेल्प करने के लिए सीरीज लाई गई है। तो सीरीज को देखते रहें और आप आगे पढ़ाई करते रहें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।